तो मैं मेनली फोकस करूंगा प्रीलिम्स पे, ठीक है। आंसर राइटिंग वगैरह पे अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ टाइम ही इन लोगों के पास है ना। तो एग्जैक्टली 10 यूनिट है प्रीलिम्स में, राइट, जिसमें से जो, कहाँ गया, ये है ना। ओके, तो इसमें से जो प्रीलिम्स का सिलेबस है ये है, आ, ठीक है। यूनिट 2 में हिस्ट्री कल्चर लिटरेचर ऑफ एमपी, मैं एमपी सिलेबस लेके चल रहा हूँ, ठीक है। यूनिट 4 पे ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का भूगोल। यूनिट 5 पे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश एंड इंडिया, दोनों का है, लेकिन हम एमपी पे फोकस करेंगे, तो मध्य प्रदेश की पॉलिटी है, ठीक है। एंड यूनिट 6 इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश, करंट इवेंट्स ऑफ एमपी एंड द नेशनल एंड इंटरनेशनल, मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम क्या देखेंगे सर, करंट अफेयर्स, ठीक है। एंड यूनिट 10 जो स्पेसिफिकली एंड डिटेल्ड मेंशन हुई है पहली बार, दिस इज वेरी मच न्यू टू द एमपीपीएससी, ट्राइबल्स एंड ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में ट्राइब्स क्या है, ये सब, एक मिनट ना प्लीज। तो अभी तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा सिलेबस के बारे में, और हम एमपीपीएससी के एमपी के सिलेबस को कैसे मतलब कैटर करने वाले हैं, ठीक है, चलेगा। थक गए हो तो बता दो प्लीज, है ना, मैं अपनी क्लास पहले ऊपर लगवाऊं नहीं तो, ठीक है। खैर खूब सारा फैक्ट है, ठीक है। दिस सब्जेक्ट इज वेरी मच फैक्चुअल, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन जितना कॉन्सेप्ट मिलेगा एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है। एग्ज़ाम का पैटर्न आपको पता है कि जो प्रीलिम्स होता है उसमें दो पेपर होते हैं, 1 और 2। पहला होता है जीएस, दूसरा होता है सी सेट, जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। तो टोटल जो मार्क्स होते हैं मैक्सिमम वो 200 होते हैं, ठीक है। एंड इट डिपेंड्स अपॉन द कट ऑफ, और इसमें आपको 40% मार्क्स लेके आने पड़ते हैं अप्रॉक्सीमेटली क्वालिफाई करने पे। अगर आप ये क्वालिफाई नहीं करते हो तो डेफिनेटली आपका क्वालिफिकेशन प्रीलिम्स मेंस के लिए नहीं होगा, राइट, चलेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप मेंस देखोगे तो मेंस में GS 1, GS 2, GS 3 एंड सर GS 4 ऐसे बटा हुआ है, राइट। इसके अलावा सम लैंग्वेज पेपर और फिर इसके अलावा ऐसे पेपर याद है, राइट। अगर इन पेपर्स में भी आप ना जो मिनिमम मार्क्स हैं वो नहीं लेके आते हैं, मिनिमम, मेरी बात समझ में नहीं सर, अगर मिनिमम मार्क्स नहीं लेके आते हैं तब भी आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे लेट्स अज्यूम कि सर हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी पॉलिटी, है ना, एंटरप्रेन्योरशिप एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, ये सब पेपर्स को आपने बराबर क्वांटिटी में नहीं पढ़ा, और अगर आप इन पेपर में से मिनिमम मार्क्स नहीं लेके आ पाते, 120 मार्क्स नहीं लेके आ पाते हो, तो भी आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे तुमको अच्छा लग गया हिस्ट्री, लेट्स राघव सर तो शानदार ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, लेट्स अज्यूम तुमको ज्योग्राफी अच्छा लग गया और तुमने एकदम बहुत पीएचडी कर ली ज्योग्राफी पे, ज्योग्राफी भयंकर ज़्यादा पढ़ने लगा, ठीक है, और आपने हिस्ट्री वाले पोर्शन पे ध्यान नहीं दिया, तो हिस्ट्री वाले पोर्शन में आप लेके आए सर 119 नंबर, कितने, 119, और बाकी सब पेपर में 120 है, तब भी आप क्या हो जाएंगे सर, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसका मतलब सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट मेंशन है इसको आपको बराबर पढ़ना पड़ेगा, ये बात पता है कि नहीं पता है? नहीं, कट ऑफ नहीं बोलते उसको, मिनिमम मिनिमम क्वालिफाई 120, ठीक है, इतना लाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, जैसे मान लेते हैं जैसे 2 मार्क्स होता है, ठीक है, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन अगर आपने एक भी छोड़ना स्टार्ट किया, जैसे 15 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले आएंगे, अगर आपने वो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन छोड़ना स्टार्ट किया तो इसका मतलब आपकी सिलेक्शन से दूरी होती जाएगी, ठीक है, मतलब सिलेक्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे एमपीपीएससी टफ हो जाता है, ठीक है ना, है ना।
राइट। तो ये पेपर्स हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात है, जैसे यूपीएससी पे कोई भी प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स मेंस होता है, तो सर दो मीडियम्स होते हैं, बाइलिंगुअल पेपर होता है डेफिनेटली, इंग्लिश एंड हिंदी। तो वहां पे प्रायोरिटी किसको दी गई है सर? इंग्लिश मीडियम को। तो इसकी प्रायोरिटी है। लेकिन एमपीपीएससी क्या बोलता है कि अगर कभी भी क्वेश्चन को लेकर के डिस्प्यूट होता है हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम को लेकर के, ठीक है ना, तो वो किसको प्रायोरिटी देंगे सर? हिंदी को। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सर? मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये तुम्हारे लिए प्लस है, बिकॉज यू आर मतलब तुम लोग हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हो, ठीक है, चलेगा। अब चलें डिटेल सिलेबस थोड़ा करते हैं। पहले मैंने याद रखना है, आपको याद रखना है कि एमपी के लिए जो यूनिट है 2 4 5, ठीक है, 6 8 10, 2 4 5 6 8 10 मेन फोकस होना चाहिए आपका, ठीक है। क्योंकि अगर ये हो गया तो प्रीलिम्स के आपके 40 के आसपास क्वेश्चन बन गए। मेरी बात समझ में आ रही है सर? तो अगर आप लोग ये वाला एग्जाम देने वाले हो, है ना, देखो तुम कुछ लोग जो एग्जाम नहीं दे रहे हो तो भी इस बात का इंतजार करना कि सर मॉर्निंग में पेपर इनका होगा जीएस का, तुमको घर में बैठ के लगाना है, ठीक है ना। सेम ट्रिक मैंने पहले भी बताई है, बोलो, पता तो चले हम कितने पानी में हैं ठीक है, राइट, चलेगा। तो 2 4 5 6 8 10 ये याद रखना, ठीक है। तो चलते हैं अब थोड़ा आगे। आगे सबसे पहले, ओह सॉरी, आगे जो सबसे पहले सिलेबस है दिख रहा होगा आपको, है ना, जैसे भारत का इतिहास, ठीक है। लेकिन यूनिट 2 में है सर मध्य प्रदेश का इतिहास व संस्कृति एवं साहित्य, दिख रहा है ना। जैसे ऐसे मतलब थोड़ा इंग्लिश वाला लगा लूंगा तो चलेगा ना? सिलेबस है आपके पास, नहीं चलेगा? हाँ, बोलो, चलेगा? चल जाएगा, चल जाएगा तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है, कल मैं उसको हिंदी कर दूंगा, ठीक है। जैसे हिस्ट्री, कल्चर, लिटरेचर, राइट। सर हिस्ट्री की पहचान ही कल्चर से है, राइट। आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हो आप लोग? नहीं पढ़ रहे हो? लाइक वेट, जैसे आप देखोगे इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास, है ना सर, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री को ना हम देखेंगे 3 पीरियड्स में बांट रखा है हम लोगों ने, है ना सर। पहला प्राचीन भारतीय इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारतीय इतिहास, और तीसरा आधुनिक। ये पता है ना सर, आधुनिक, राइट। लेकिन सर इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें अब आने लगी हैं, तो हम हिस्ट्री को चौथे भाग में भी बांटते हैं, जिसको हम बोलते हैं सर उत्तर आधुनिक, या जिसको हम बोलते हैं पोस्ट मॉडर्न। बोलो यार सर, हाँ, आजादी के बाद का भारत, है ना सर, उत्तर आधुनिक, ये चौथा भाग बटा हुआ है। मेरी बात समझ में? एंसेंट में आप लोगों ने पढ़ा होगा सर, क्या पढ़ा होगा सर? पहला प्री हिस्ट्री का कुछ बात पढ़ा होगा आपने, प्रागैतिहासिक जिसको हम बोलते हैं, बोलो सर। जिसमें मतलब आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा होगा, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, राइट। फिर उसके बाद वैदिक एज, वैदिक काल, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो मैं लेटर वैदिक लिख दूं क्या? आपको कुछ नहीं लिखना है, जब मैं बोलूंगा लिखना है तब लिखना है, क्योंकि मैं एमपी में ले जाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद मौर्यंस स्टार्ट होते हैं, बोलो यार, मौर्यंस। इसके बाद और क्या पढ़ते हो? बोलो यार, हाँ, रिलीजन पढ़ते हो, है ना, बुद्धिज्म, जैनिज्म, है ना, ये सब पढ़ा है आपने, ठीक है। अगर आप मेडाइवल में देखोगे तो मेडाइवल के लिए मैं तुमको एक कोड बताता हूं। क्या? हाँ एग्जैक्टली बताता हूं मैं आपको, सल्तनत और मुगल। जैसे आपने सुना होगा गुड़ खा तसले में, सुना है? नहीं सुना? तसले में, राइट। गुड़ मतलब गुलाम, राइट। खा मतलब खिलजी, सुना है? तुगलक, गुड। देखो मैं तो सैयद, तसले है ना, सैयद, ठीक है। और में मतलब मोगल्स, बोलो, चलेगा? यही तो पढ़ा है मेडाइवल पे। फिर हम उत्तर आधुनिक भारत में क्या, मतलब आधुनिक भारत में क्या पढ़ते हैं? स्ट्रगल, बोलो यार, नहीं सुना? 1818 से 1947 के बीच का पीरियड। एंड मेन पीरियड इंडियन हिस्ट्री में कहां से पढ़ते हैं हम सर? 1857 से 1947, बोलो, स्वतंत्रता आंदोलन, यही तो पढ़ते हो सर। फिर उत्तर आधुनिक में जैसे मध्य प्रदेश का पहला चैप्टर है सर, राज्य का पुनर्गठन, सुना है सर? राज्य कैसे बन रहे हैं, राइट।
स्थापना, राज्य कैसे बने, ठीक है, ये सब आप उत्तर आधुनिक में पढ़ते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है यहां तक? लेकिन सर एमपी के केस में इसमें तो आपको कम, बहुत कम कुछ मिलेगा, है ना सर। मौर्यन पीरियड में अब जैसे अशोक सुना होगा आपने, अशोक सुना है तो आपने सुना होगा विदिशा, हाँ नहीं सुना, सांची, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। तो कुछ साइट्स हैं जो अशोक ने बनाई है, इसलिए अशोक हमारे लिए मध्य प्रदेश के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोलो, मेडावल हिस्ट्री में अगर आप देखोगे गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोधी, राइट, लो से लोधी, है ना सर, लोधी, राइट, लोधी और मुगल्स यहाँ पे सेंट्रल स्टैंडर्ड पे केंद्रीय प्रकार से शासन तो कर रहे थे पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ विशेष जगहों पे बहुत सारे सल्तनत या डायनेस्टी या वंश का क्या हुआ सर, उदय हुआ, और ये खूब पली बढ़ी। मेरी बात समझ में आ रही है सर? तो मध्य प्रदेश में बघेलखंड में कौन कौन है? जैसे भोपाल में आपने सुना होगा सर, दोस्त नवाब, राइट, दोस्त मोहम्मद, राइट, गेटिंग माय पॉइंट। जैसे लास्ट में, जैसे भोपाल के पास एक जगह है लाल घाटी, लाल घाटी का बैटल हुआ था, बोलो, और इसमें किसकी लड़ाई हुई थी सर? नवाब साहब की लड़ाई हुई थी और रानी कमलापति, रानी कमलापति के बेटे नवल शाह, नाम सुना है? नवल शाह को उसने हराया और उसे मार दिया। मेरी बात समझ में आ रही है सर? और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन बना, वेरी करंट अफेयर, राइट, बोलो। तो ऐसी डायनेस्टीज हम मध्य प्रदेश में पढ़ने वाले हैं। आधुनिक में स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है, अगर आप सिलेबस देखोगे इस पे लिखा है स्ट्रेट फॉरवर्ड कि सर कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन फ्रीडम मूवमेंट, दिख रहा है सर, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, बोलो। जैसे इंपॉर्टेंटली 1818 में क्या हुआ सर? 1818 में हुआ सर आंग्ल मराठा युद्ध, सुना है? बोलो, कितना कम बोलते हो, कितना कम एनर्जी है तुम लोगों को, खाना वाना नहीं खाते हो, डाइट अच्छा करो, ठीक है। 1818 में क्या हुआ सर? आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जिसपे जो इंग्लिश या ब्रिटिश आंग्ल थे, इंग्लिश यानी ब्रिटिश थे, वो क्या हुए सर? सुप्रीम हुए, विजित हुए, जीत गए। और सर जो मराठा यानी भारतीय थे वो क्या हो गए सर? हार गए, तो कमजोर हो गए। तो मराठा पे सर अंग्रेज क्या करने लगे सर? अपनी सुप्रीमेसी जब स्टेब्लिश भारत में कर दी, तो अंग्रेजों ने भारतीयों पर शोषण करना स्टार्ट हुआ, और फिर मराठाओं ने क्या स्टार्ट किया सर? अंग्रेजों के मतलब विरुद्ध क्या है, स्वतंत्रता संघर्ष करना स्टार्ट किया, उनसे लड़ाई करनी स्टार्ट हुई। अब उसके बाद मध्य प्रदेश में इस फ्रीडम मूवमेंट में यानी स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा, वो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। गेटिंग बोर? हाँ, गुड मॉर्निंग। हाँ आई नो इट्स इवनिंग बट गुड मॉर्निंग। तुम लोगों का तो ऐसा लग रहा है सुबह सो के उठो आधी नींद में। हाँ चलेगा, बोलो यार, ठीक है सर। आर्ट्स एंड स्कल्पचर, कला एवं नक्काशी। स्कल्पचर मतलब संस्कृति कहाँ है? आर्ट एंड कला है, संस्कृति तो है, चैप्टर का नाम है, ठीक है, इसके ऊपर सब टॉपिक है। स्कल्पचर मतलब मूर्तियां, नक्काशी बोला है, हाँ, स्थापत्य, ठीक है। अब सुनो, इसको हम पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्कल्पचर्स हैं। नाम सुना है स्कल्पचर्स? जैसे आपने सुना होगा जैन मंदिर, अमरकंटक जैन टेम्पल, सुना है? अमरकंटक का जैन टेम्पल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, अष्टधातु की महावीर स्वामी की, द गुड स्कल्पचर स्टैचू, राइट, बोलो। जैसे आपने सुना होगा राजा भोज टेम्पल, सबसे बड़ी शिवलिंग, हाँ, तो ये सब हमको डिटेल में पढ़ना है। जैसे मेजर ट्राइब्स मतलब सर प्रमुख जनजाति। अब हेडिंग डालिए सर, प्रमुख जनजाति, हेडिंग डालिए सर, प्रमुख जनजाति, प्रमुख जनजाति, है ना। ऐसे हेडिंग नहीं भी डालोगे तो चलेगा, फैक्चुअल कुछ तो भी लिख के जाओ कम से कम, है ना, क्योंकि आज मैं लिखवाने वाला तो कुछ नहीं हूं। प्रमुख जनजाति मध्य प्रदेश ना सर, मध्य प्रदेश को हम क्या बोलते हैं सर? जनजाति प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? जनजाति प्रदेश बोलते हैं, बोलो। हाँ, प्रमुख जनजाति हेडिंग है ये, ठीक है। तो मध्य प्रदेश को जनजाति प्रदेश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सर? क्योंकि सर मैक्सिमम ट्राइबल पॉपुलेशन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, ठीक है ना सर। और इस मैक्सिमम ट्राइबल पॉपुलेशन में भी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो जनजाति है वो कौन सी है सर? भील। कौन सी है सर जनजाति? भील। कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं सर? ये डायलेक्ट कौन सा है सर? बोली कौन सी है सर? भीली। क्या बोलते हैं सर? ये भीली। लिखते जाओ सर, है ना, ओके, राइट, ओके। क्या हुआ, अभी बुक नहीं मिला? चलेगा, ऐसे फैक्ट्स डालते जाना है, ठीक है।
अब देखो अलग अलग टाइप्स हैं, तो अलग अलग क्या है सर, बोलियां भी हैं। क्या बोल रहा हूं मैं सर, बोलियां, डायलेक्ट्स। डायलेक्ट्स मतलब बोलियां, बोलियां। सर एक बात, भाषा और बोली दोनों अलग अलग चीज है। क्यों सर? अगर आप भाषा देखोगे, भाषा यानी लैंग्वेज देखोगे, तो सर इनकी एक विशेष क्या होती है सर, लिपि होती है। बोलो। और लिपि क्या होती है सर, जैसे मैं बोल रहा हूँ हिंदी, है ना सर, तो ये मैंने एक हिंदी ये लिख दी और एक हिंदी मैंने ये लिख दी, ठीक है। तो ये जो हिंदी लिखी है मैंने, इट्स अ रोमन स्क्रिप्ट, यानी रोमन लिपि है। ये क्या है सर, रोमन लिपि। ओके। एंड ये जो हिंदी है वो क्या है सर, देवनागरी। बोलो, यही है ना। तो ये सर स्पेसिफिक लिपि का पालन करता है, भाषा विशेष लिपि का अनुपालन करता है, ठीक है। जबकि सर डायलेक्ट स्क्रिप्ट फॉलो या फिर कह सकते हैं लिपि का अनुसरण नहीं करता है। ये करता है और ये नहीं करता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सर? बोलो। सर डायलेक्ट्स में कोई विशेष व्याकरण नहीं होती। क्या बोल रहा हूं मैं, व्याकरण नहीं होती, तो ये व्याकरण का भी पालन नहीं करता है। और ये क्या है सर, व्याकरण का पालन करता है। बोलो, पक्का? हिंदुस्तान में अप्रॉक्सीमेटली 179 लैंग्वेज बोली जाती है सर। कितनी? लगभग 179 भाषा बोली जाती है। जबकि बोलियां कितनी हैं सर, 3000 प्लस, 3000 से ज्यादा बोलियां। एक मिनट एक मिनट, 3000 से ज्यादा नहीं, हाँ 3000 नहीं, लगभग 789 लैंग्वेज है, ठीक है। 89 बोलियां हैं, 3000 तो जातियां हैं, ठीक है, चलेगा। हिंदुस्तान की बात है सर। ओके, बोलो यार, ठीक है। सो ये है सर डायलेक्ट एंड भाषा। अब सोचो, जैसे गोंड जनजाति है, कौन सी जनजाति है सर, गोंड जनजाति है, तो इनकी बोली क्या हो जाएगी सर, गोंडी। बोलो। जैसे भील जनजाति है, वैसे इनकी जो भाषा हो गई, बोली हो गई, वो क्या हो गई सर, भीली। मेरी बात समझ में आ रही है सर? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा है? जैसे हमारे मध्य प्रदेश में इसके अलावा क्या क्या बोला जाता है सर, मालवी। कौन सी डायलेक्ट बोली जाती है, मालवी बोली बोलते, ठीक है ना सर, मालवा क्षेत्र में बोली जाती होगी डेफिनेटली। दिस इज सम सिलेबस, ऐसा फैक्ट लिखते जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद लोकगीत, लोक कला और लोक साहित्य, फोक लिटरेचर्स, राइट। अब लिटरेचर में देखोगे तो लिटरेचर में, फोक लिटरेचर नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, बस एमपी का लिटरेचर बता रहा हूं। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, शरद जोशी, नाम सुना है? शरद जोशी नाम सुना है? हाँ, कहाँ से ऑथर है, कहाँ से? अरे बॉलीवुड की, कहाँ से, मध्य प्रदेश में कहाँ से है? वेरी फेमस नेम, नो? नहीं पता ना, यही तो क्वेश्चन है तुम्हारा। ये है सर मध्य प्रदेश के उज्जैन से, महाकाल की नगरी है। बोल दो यार। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1931 में हुआ था, ठीक है, उज्जैन में, राइट। अब इनकी जो रचना है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरद जोशी की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना नहीं है या है। ओके, तो रचनाएं तो एक से एक है, लेकिन उसको याद कैसे करेंगे? जैसे आपने सुना होगा सर, जीप पर इल्ली, जीप पर इल्लियां। हाँ, क्या? हाँ ठीक है, समझ रहे हो। और क्या मिलेगा सर, एक था गधा, ठीक है सर। हाँ, अंधों का हाथी। ओके, लिखते जाओ प्लीज। अंधों का हाथी, ठीक है, अंधों का हाथी। फिर लिख लीजिए सर, परिक्रमा, परिक्रमा लिखा। तिलस्म, तिलस्म, ठीक है ना सर। फिर लिखिए इसमें सर, मैं और मैं केवल। एक है मैं और मैं केवल, चलेगा? सुना? एक था गधा, अंधों का हाथी, परिक्रमा, तिलस्म, मैं और मैं
केवल। ठीक है सर, याद रहेगा। अब देखो शरद जोशी तो एक ही साहित्यकार हुए, हुए कि नहीं हुए? अब शरद जोशी एक ही साहित्यकार थोड़ी ना है, मध्य प्रदेश में बहुत सारे साहित्यकार होंगे, और उन साहित्यकारों की हमें बहुत सारी रचनाओं को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। बोलो यार, इज इट टफ? नो, मध्य प्रदेश यही तो टफ होता है, एक्सट्रीम फैक्ट है। कैसे याद करेंगे? तो जुगाड़ बनाएंगे कुछ, है ना। जैसे एक जनरली मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको कभी कभी स्टोरी सुनाऊंगा, ठीक है, कभी कभी आपको कोट्स दूंगा, राइट, कोट्स बना के ऐसे जुगाड़ बना करके करेंगे, ठीक है, राइट। तो अब इसको मैं कैसे याद कर रहा हूं? जैसे मैं बोलूंगा एक लव स्टोरी है, लड़की है सीरी और लड़का है क्या सर? जोजू। ये सुना है पहले? सुनाया था मैंने? नहीं सुना था? सीरी और जोजू की खूब सारी बढ़िया लव स्टोरी चल रही थी, ठीक है ना। देवर इन द रिलेशनशिप एंड द रिलेशनशिप ऑफ एलडीआर, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ठीक है। तो जोजू कहाँ रहती थी सर? जोजू रहती थी उज्जैन पे, सॉरी रहता था उज्जैन पे, ठीक है। उज्जैन से वो कहाँ जा रहा था सर? सीरी के पास, ठीक है। तो सीरी के पास कैसे जाएगा सर? जीप पर सवार होकर के। तो पहली रचना क्या हो गई सर? जीप पर सवार। जब वो जीप पे बैठे तो पास में देखे कि एक गधा खड़ा है, तो दूसरी रचना क्या हो गई सर? एक था गधा। बोलो यार, नहीं समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ सर? ऐसे फैक्ट तो ऐसे रखना पड़ेगा ना सर। एक था गधा। फिर जब आप देखेंगे एक था गधा है, तो आगे जब जीप बढ़ रही है तो उसमें देख रहे हैं कुछ लोग हाथी को अंधे करने में लगे, तो क्या होगा सर? अंध, अंधों का, हाँ, तो अंधों का हाथी, तीसरी रचना हो गई ना सर। फिर आगे गए तो सर कहाँ पहुंच गए सर? महाकाल की नगरी पहुंच गए, राइट, महाकाल। तो महाकाल में क्या कर रहे हैं सर? परिक्रमा लगा रहे हैं। तो अगली रचना क्या हो गई सर? परिक्रमा। फिर जैसे ही सर जोजू सीरी से मिलता है तो सर उसके चेहरे पे एक तिलस्मयी चमक दिखती है, तो क्या हो गया सर? तिलस्मा। ऐसे करके हम क्या करेंगे सर? इन सब रचनाओं को याद करेंगे, सिस्टम। हाँ मतलब नहीं, फिर इनके बाद इनका क्या हो जाता है सर? ब्रेकअप हो जाता है। देख रहा है कि सीरी कहीं और चली गई, मतलब किसी और की सेटिंग हो गई, ठीक है। तो अब वो फ्रस्ट्रेट होकर के बोल रहा है मैं और मैं केवल, अब मैं एमपीपीएससी की फुल टाइम प्रिपरेशन करूंगा, क्या नहीं भाई? ऐसे मैं स्टोरीज आपको बना बना के या फिर कोड दिखा दिखा करके आपको फैक्ट याद कराऊंगा, ठीक है ना सर। तो क्लास नोट से मैं 40 में से 30 का गारंटी ले सकता हूँ कि 30 क्वेश्चन के आसपास अपन टच कर लेंगे, टच कर लेंगे। नॉट स्पेसिफिक 30, अब 28 27 26 हो सकता है, लेकिन गारंटेड। इसके अलावा भी आपको घर में पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सर आपको? बोलो, ठीक है, बात समझ में आ रही है सर ये आपको? तो अब आप क्या करेंगे? नोट्स कैसे बनाएंगे सर? ये आपकी A4 साइज की कॉपी होगी डेफिनेटली, और इसमें आप क्या करेंगे सर? 60-40 का रेशियो रखेंगे। हाँ 70-30 कर लेते हैं, तो 70 इधर रख लेंगे, 30 का मार्जिन इधर रख लेंगे। तो यहाँ पे मेन कंटेंट आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा सर? मेन कंटेंट के लिए कोड एंड स्टोरीज, ठीक है। बोलो यार, क्योंकि आप आज पढ़ोगे, प्रीलिम्स दोगे, फिर उसके बाद अगले साल ही पढ़ोगे, मुझे तो ये भी पता है, ठीक है ना। स्टूडेंट लोग कहाँ डेली पढ़ता है? पढ़ते हैं क्या? नहीं। तो अपन ये कॉपी बना के रखेंगे, आपकी कॉपी का स्ट्रक्चर यही होगा, ठीक है। इस साइड बकवास बातें जो आपके एग्जाम से कम लेना देना होगा, ठीक है। इस साइड कम लेना देना तो है, लेकिन ये इस साइड के पोर्शन को याद करने में आपको हेल्प करेगा। चलेगा क्या? बोलो, थक गए क्या? बहुत ज्यादा थक गए हो तुम लोग, दिख रहा है मुझे। कल से खाना वाना खा के आना, ठीक है। चले आगे, ठीक है। ये देखो, इंपॉर्टेंट लिटरेरी क्रिएटर्स ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब साहित्यिक रचनाकार, मध्य प्रदेश के साहित्यिक रचनाकार, जिसमें से एक मैंने आपको शरद जोशी या सीरी जोजू, हाँ ना सर, ले लिया, ठीक है। मेजर टूरिस्ट प्लेस ऑफ रिलीजियस, कल्चरल एंड आर्कियोलॉजिकल, सुना है? मतलब सर धार्मिक, सांस्कृतिक और सर पुरातात्विक, है ना सर। जैसे आपने सुना होगा, क्या सुना होगा आपने? खजुराहो, नाम सुना है सर? खजुराहो, है ना सर, ओके। और क्या सुना आपने सर? अभी मैंने आपको बताया सर, भोपाल का राजा भोज टेम्पल, राइट। सहस्त्रबाहु, नाम सुना है सर? सुना है? ये सर रिलीजियस भी है, आर्कियोलॉजिकल भी है, एंड सर कल्चरल डायनेस्टी। कल्चरल कैसे सर? खजुराहो पे महर्षि वात्स्यायन की रचना कामसूत्र है ना सर। तो उसको मंदिर पे क्या कर रखा है सर? उसकी स्कल्पिंग कर चुके हैं, नक्काशी की गई है। मेरी बात समझ में? तो कल्चरल भी है, और सर क्या है? बोलो यार, रिलीजियस भी है, और सर पुरातात्विक भी है। पुराना मंदिर है,
संस्कृति भी प्रदर्शित करता है और धर्म भी प्रदर्शित, जैसे वहां पे टेम्पल है भगवान शंकर का, तो जो महामंडप है या फिर मैं कह सकता हूँ जो गर्भगृह है मूर्ति, उसके बाहर जैसे ही आप अंदर जाते हो तो सेक्स पोजीशंस बनी हुई हैं। इसका मतलब क्या है कि जब आप मंदिर में ईश्वर के पास प्रवेश करेंगे तो जो आपके बैड थॉट्स हैं उसको बाहर रखेंगे, इसलिए उसको गर्भगृह से बाहर रखा गया। दिस इज द थॉट प्रोसेस ऑफ सिस्टम एंड दिस इज द मतलब कल्चरल आस्पेक्ट ऑफ दिस पर्सनालिटी एंड रिलीजियस एंड फिलोसफिकल आस्पेक्ट, यानी धार्मिक और दार्शनिक प्रवृत्तियां भी बताता है। ठीक है, चलेगा। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन मध्य प्रदेश, बोलो यार। जैसे आपने सुना होगा मध्य प्रदेश में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यस एग्जैक्टली, खजुराहो, खजुराहो, सांची एंड सर भीमबेटका, है ना सर, भीम, ठीक है। सांची और भीमबेटका कहाँ पे है सर? रायसेन में, ठीक है ना सर, विदिशा पास में ही है इसके, ठीक है। और खजुराहो कहाँ है सर? छतरपुर पे, चलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है सर? पक्का लिखना है इसको? नहीं बन जाएगा। अब क्वेश्चन यही भी तो पूछते हैं हम लोग कि सर खजुराहो को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब सम्मिलित किया, है ना सर? लिखिए 1986, लिखते जाओ लिखते जाओ, इसको लिख लो, बनता है फिर भी लिख लो, है ना सर। लिखिए खजुराहो 1986, 1989, ये सांची 1989 में किया गया, ठीक है। और भीमबेटका को 2003 पे, वेरी लेटेस्ट 2003, 1986 एंड सर 1989, दिख रहा है? पक्का? चलेगा? ऐसे हम सिलेबस, मैं अभी सिलेबस बता रहा हूं, पढ़ा कुछ भी नहीं रहा हूं, ठीक है? ठीक है। इंपॉर्टेंट ट्राइबल पर्सनालिटीज, है ना सर, इसको भी बना ही लेते हैं सर। इंपॉर्टेंट ट्राइबल पर्सनालिटीज क्या है मध्य प्रदेश में? कुछ नाम पता है आपको? तांत्या भील, पर्सनालिटीज समझ जाना तुम, ठीक है। इंपॉर्टेंट ट्राइबल पर्सनालिटी, जैसे आपने सुना होगा पहला शंकर शाह एंड रघुनाथ शाह, लिख लीजिए सर, शंकर शाह एवं, हिंदी में लिखना है ना मुझे, हाँ, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, ठीक है सर। फिर उसके बाद लिखिए भीमा नायक, वेरी इंपॉर्टेंट, करेंट अफेयर में है ये, ठीक है ना सर, भीमा नायक, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए सर बंजारे सिंह कोरकू, बंजारे सिंह कोरकू, बंजारे सिंह कोरकू, ठीक है, चलेगा। एक और इंपॉर्टेंट नाम है, जैसे आपने सुना होगा लहरी बाई, मुझे एकदम गट फीलिंग आ रही है कि इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, लिटिल इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है सर? लहरी बाई असल में सी इज द लेडी फ्रॉम डिंडोरी, क्या बोल रहा हूं मैं सर? डिंडोरी, ठीक है, नहीं डिंडोरी है। इन्होंने सर मोटे अनाज का संकलन किया, क्या किया है सर? मोटे अनाज का संकलन किया है सर, संग्रहण किया है। मेरी बात समझ में आ रही है? मोटे अनाज मतलब सर आपने सुना होगा एक शब्द मिलेट्स, बोलो मिलेट्स, हाँ, ना सर। तो लहरी बाई कहां से है सर? डिंडौरी से, ठीक है, बोलो। और सर किसका संग्रहण करने के लिए इनको जाना जाता है? सी इज द ट्राइबल पर्सनालिटी जिन्होंने मोटे अनाज का संग्रहण किया है, मिलेट्स, है ना। और मिलेट्स में श्री अन्न नाम सुना होगा आपने, सुना है नाम? श्री अन्न, इन्हें और क्या कहा जाता है सर? श्री अन्न। सबसे बड़ी बात है कि सर मोदी जी कुछ भी बात सीखते हैं इंडिया से, वो जाकर के यूनाइटेड नेशन या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में बोल देते हैं। तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में सर मिलेट्स को, मतलब 2023 को, किसको सर? 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया सर? मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है ना सर, 2023 को। इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा तुम्हें? राइट, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये आ जाएगा। अब याद कैसे करेंगे सर? डिंडोरी मतलब डंडा, ठीक है, और डंडे पे झंडा लहराना,
झंडा किसका सर? मिलेट्स का। बोलो यार। तो डंडा मतलब डिंडोरी, लहराना मतलब लहरी बाई, और झंडा मतलब मिलेट्स का झंडा। याद रहेगा, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट पता है और भी हो जाता है, क्यों हो जाता है बताऊं आपको? इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि आपने एक स्कीम सुनी होगी, कहां गया या स्कीम सुनोगी सर, पोषण स्कीम, नाम सुना है? बोले यार। पोषण योजना नहीं सुना? कुपोषण मुक्त भारत, ये सुना है? पक्का? कुपोषण में पोषण स्कीम जो है, आपने देखा होगा स्कूल में मिड डे मील है। बोलो। ठीक है, मिड डे मील है मतलब खाना दे रहे हैं हम बच्चों को ताकि बच्चे कुपोषित ना रह जाएं। आंगनवाड़ी पे हम बच्चों को ताकतवर बनाने के लिए बहुत कुछ प्रोवाइड करते हैं, जैसे हमारे यहाँ दलिया देते हैं, खाना देते हैं, कच्चा अनाज भी देते हैं। सर पोषण स्कीम से इन्फ्लुएंस होकर के और सर मिलेट से इन्फ्लुएंस होकर प्रभावित होकर के एक नई स्कीम लेके आए जिसको हम बोलते हैं सर पोषण 2.0। नाम सुना है? ये सब करंट अफेयर है। अब एमपी का करंट भी तो कराना है, ठीक है। पोषण 2.0 क्यों है सर? कि जो हम मिड डे मील और आंगनवाड़ी पे मील्स दे रहे थे बच्चों, उस मील में हम क्या ऐड करने वाले हैं सर? मिलेट्स। क्या ऐड करने वाले हैं सर? श्री अन्न क्या करने वाले हैं सर? सम्मिलित करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सर ये जो मिलेट्स होते हैं वो सर बहुत क्या होते हैं सर? पोषण युक्त होते हैं, राइट? तो इसको भी हम ऐड करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही सर? बोलो यार। हम पढ़ने कैसे वाले हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब एक एक पन्ना तुम्हारे काम का होगा भाई, याद रखना, कुछ भी बकवास नहीं होगा, ठीक है? ठीक है, चलेगा। एक और नाम लिखना चाहो ट्राइबल्स पर्सनालिटीज पे तो लिख लीजिए सर गंजन सिंह कोरकू। क्या नाम है इनका? गंजन सिंह कोरकू। ठीक है, गंजन सिंह कोरकू। ओके। सिलेबस में है वापस। ये ये हिस्ट्री वाला सिलेबस समझ में आया? बोलो। हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द ज्योग्राफी पोर्शन। यस, ज्योग्राफी दिख रहा है? ज्योग्राफी पे क्या दिया हुआ है सर? पहला, आपने भारत का भूगोल तो पढ़ा ही होगा। बोलो यार। हाँ, जैसे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है सर, ये ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, ठीक है। जीओआई मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है। क्या बोला मैंने सर? इंडिया, ठीक है। एंड सर आपने वर्ल्ड भी पढ़ा होगा। इसमें दो चीज पढ़ते हो आप सर। क्या पढ़ते हो सर? एक पढ़ते हो सर फिजिकल ज्योग्राफी, है ना सर? पढ़ा रहे हैं ना आपको फिजिकल ज्योग्राफी, या फिर इसको हम बोलते हैं सर भौतिक भूगोल, राइट? और क्या पढ़ते हो सर? ह्यूमन ज्योग्राफी, मानवीय भूगोल। एनसीईआरटी भी चलती है आपके। मानवीय भूगोल, है ना सर? जैसे फिजिकल ज्योग्राफी में आपने क्या बोला? भा से भौतिक होता है और भा से क्या होता है सर? भगवान होता है ना सर? तो भगवान ने पृथ्वी को और देश को, पृथ्वी मतलब सर वर्ल्ड और देश मतलब इंडिया, तो भारत का भूगोल। तो भगवान ने जैसा इसको बनाया है, राइट, वैसे ही भगवान का बनाई गई संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? भौतिक भूगोल। जैसे हम क्या पढ़ते हैं सर यहाँ पे भारत के भूगोल में? पर्वत, पठार, है ना सर, मैदान, पहाड़, है ना सर, और क्या पढ़ते हैं सर? द्वीप, ठीक है, तट, डेफिनेटली रिवर्स, नदियां, है ना, इत्यादि। तो ये सब भगवान ने ओरिजिनल बनाया ना सर, नो इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन। बोले यार। और सर ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है? मानव भूगोल क्या है सर? जब सर ह्यूमन सेटलमेंट, मानवीय आवास की बात की जाती है। किसकी आवास की बात की जाती है सर? मानवीय आवास की बात की जाती है। जैसे मैं बोलूंगा मानवीय आवास, तो आपने एक शब्द सुना होगा शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, सुना है? शहरीकरण क्या होता है सर? कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन अ वन प्लेस, एक स्थान पे जनसंख्या का संकेंद्रण की प्रक्रिया क्या कहलाती है सर? शहरीकरण। मेरी बात समझ में रही? जैसे मैं बोलूंगा सर सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन आपको कहां देखने को मिलता है सर? दिल्ली पे, राइट, शहरीकरण। जैसे आपको कहां देखने को मिलता है सर? बेंगलुरु पे। बेंगलुरु पे इतना ज्यादा शहरीकरण हो गया कि यहाँ पे सर पानी भी नहीं है लोगों को पीने के लिए, अभी वाटर क्राइसिस चल रहा है। मेरी बात समझ में? तो सर मानवीय आवास किन क्षेत्रों में कैसा है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है सर? मानवीय भूगोल।
बोलो किसके अंतर्गत करते हैं हम सर? मानवीय भूगोल के अंतर्गत करते हैं। अब ये तो हो गया सर इंडियन पर्सपेक्टिव, लेकिन मध्य प्रदेश का पर्सपेक्टिव क्या है सर? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पाई जाती है सर? मालवा रीजन। कहां पे? हाँ मालवा रीजन, राइट। मालवा रीजन में क्यों पाई जाती है सर, क्यों? एक आदमी है जिसका नाम है सर फायान, एक चीनी यात्री है, क्या नाम है उसका सर? फायान, सुना है? यस, इसने बोला कि मालवा की जो जलवायु है वो वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। क्यों बोल रहे हैं सर? वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ जलवायु। अब जलवायु सर्वश्रेष्ठ होगी, वाटर अवेलेबिलिटी होगी, बोलो यार सर, फॉरेस्ट अवेलेबल होगा, नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल होंगे, और जहां पे नेचुरल रिसोर्स, रिवर्स एंड सर बढ़िया हैबिटाट कंडीशन होगा, वहीं पे तो लोग रहेंगे, बोलो यार, है ना? तो फायान चीनी यात्री है जिसने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ जलवायु होने के बाद यहाँ पे जो उद्योग हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, बोलो, इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है ना सर? दूसरा, हाँ हाँ एग्जैक्टली, और सर क्या है सर? मानव आवास के लिए उपयुक्त स्थान है, इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है। ये क्या है सर? ह्यूमन ज्योग्राफी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सर? बोलो, पक्का? अब सर एमपी के फिजिकल ज्योग्राफी को आप देखोगे तो सर मध्य प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है वो कितने भौतिक क्षेत्रों में बटा हुआ है सर? 7। कौन कौन सा सर? नंबर 1 मध्य भारत का पठार, बोलो। दूसरा सर मालवा का पठार, ठीक है। तीसरा सर रीवा पन्ना का पठार। चौथा सर बुंदेलखंड का पठार। फिर ईस्टर्न में, ईस्टर्न पार्ट में बघेलखंड। फिर उसके बाद नर्मदा घाटी, नर्मदा सोन घाटी जिसे हम बोलते हैं, बोलो। और उसके बाद सतपुड़ा। डेफिनेटली ये 7 पार्ट है। अब देखो मध्य प्रदेश भी 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। सेंट्रल हाईलैंड यानी सर मध्यम उच्च भूमि, जिसमें ये सर पठार आपको मिलेंगे, बोलो। दूसरा रीजन सर सतपुड़ा, जिसमें क्या मिलेगा सर आपको? राजपीपला, महादेव और मैकल रीजन, राइट। और तीसरा पूर्वी पठार, पूर्वी पठार मतलब बघेलखंड का पठार। बना दूं क्या इसको? अच्छा लगेगा, बना देते हैं, ठीक है ना सर? तो मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन और आगे मैं पढ़ाने वाला हूं सर, ठीक है? अभी तो बस मैं सिलेबस टच कर रहा हूं। मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, 3 बात बोली मैंने सर। क्या बोला सर? सेंट्रल हाईलैंड, मध्य उच्च भूमि, ठीक है। दूसरा सतपुड़ा हिली रीजन, सतपुड़ा का पहाड़ी रीजन, ठीक है ना सर? पहाड़ी क्षेत्र चलेगा। और तीसरा ईस्टर्न प्लेट्यू, ईस्टर्न प्लेट्यू मतलब सर पूर्वी पठार, ठीक है। पूर्वी पठार, पूर्वी पठार में कौन है सर? बघेलखंड का पठार, बताया ना? बनाते जाना है सर, एक एक पेज काम का है। बघेलखंड का पठार चलेगा। सेंट्रल हाईलैंड क्या है सर? पहला सर मध्य भारत का पठार, बोलते जाओ बोलते जाओ, ये शांत रहने वाली क्लास नहीं है, ठीक है। मध्य भारत का पठार। दूसरा मालवा का पठार, मालवा प्लेट्यू, ठीक है। फिर उसके बाद रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना पठार। चौथा सर बुंदेलखंड प्लेट्यू, ठीक है। फिर नर्मदा सोन वैली यानी घाटी, हो गया? 5 हो गए, ठीक है। सतपुड़ा हिली रेंज 3 है, कौन कौन से? अभी बताया मैंने सर, राजपीपला, महादेव, ठीक है। और तीसरा रीजन कौन सा है सर? मैकल, बोलो यार, पक्का? 5, 6 और ये 7, 7 भौतिक विभाजन है मैंने बताया आपको, ठीक है। पक्का बना लो। कहां पे? नर्मदा सोन वैली, नर्मदा सोन घाटी, ठीक है। नर्मदा सोन घाटी 4-5 दिन पढ़ लो, फिर उसके बाद बताऊंगा कि कौन सी किताब पढ़नी है, ठीक है ना? चलेगा? राजपीपला, राजपीपला, महादेव पहाड़ी, मैकल पहाड़ी, चलेगा? गुड।
समझ में आ रही है मैं क्या बात क्या कर रहा हूँ, आपको ये समझ में आ रहा है ना? मैं बस आपको सिलेबस से अवगत करा रहा हूँ, अभी पढ़ा कुछ भी नहीं रहा हूँ, ठीक है? पढ़ाऊंगा मैं आपको कल से या परसों से, ठीक है? लेकिन ये क्लास अटेंड करना जरूरी है, स्टार्ट की 5 क्लास इंपॉर्टेंट, ठीक है? मतलब इंपॉर्टेंट तो सभी है डेफिनेटली, ठीक है? हाँ, दिस वन, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, यही चल रहा था ना सर? अब देखो मध्य प्रदेश में वन दिख रहा है सर, वन। देखो पहली बात ना सर, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 है ना सर, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर भारत में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं सर? मध्य प्रदेश में। कहाँ पाए जाते हैं सर? मध्य प्रदेश में, ठीक है? और मध्य प्रदेश में भी इन फॉरेस्ट में देखोगे तो 19% किसके वन है सर? सागौन के, याद रहेगा किसके हैं सर? सागौन के। अगर आप सागौन के वन को देखोगे तो सागौन कैसी लकड़ी है सर? इमारती लकड़ी है। इमारती लकड़ी मतलब सर, इसी वजह से मध्य प्रदेश में जो फर्नीचर बिजनेस बोलो यार, फर्नीचर बिजनेस ये भी बहुत अच्छा चल रहा है ना सर? अपनी दुकान बढ़िया चल रही है, फर्नीचर अच्छा है सर। जंगल है तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब सर, सर वन औषधियां, है ना? ठीक है सर। सर हनी बिजनेस जिसको हम क्या बोलते हैं सर? कौन सा कल्चर बताओ सर? मधुमक्खी पालन, नाम नहीं सुना आपने? पीसी कल्चर होता है मत्स्य पालन, ठीक है? एपीकल्चर, यस एग्जैक्टली, क्या है? एपीकल्चर। तो एपीकल्चर में भी हम लोग अच्छा कर रहे हैं, क्या मेरी बात समझ में आ रही सर? देखो दिस इज द वर्ड, और इस वर्ड से कनेक्शंस निकालोगे तो फैक्ट्स ज्यादा हो जाएगा। हाँ बोलो, क्योंकि आप 70 से 75 क्वेश्चन तो पता है आपको, उसके बाद ना आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नींद आ रही है? अरे यार क्या बीमारी मार हो तुम? हाँ ठीक है चलो, राइट? क्या मेरी बात समझ में आई यहां तक? नाउ अगर सर मध्य प्रदेश में नदियां देखें तो आपने एक जगह सुना होगा सर, अमरकंटक, अनूपपुर, है ना? छत्तीसगढ़ से लगा राज्य है ना? अमरकंटक, अमरकंटक से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं सर? सोन, नर्मदा और सर जोहिला, गुड गुड, है ना? अब सर रिवर सिस्टम एक इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ क्या है सर? चंबल, राइट? एक इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम क्या है हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट सर? बेतवा, है ना? मध्य प्रदेश की गंगा, क्योंकि सबसे प्रदूषित नदी है मध्य प्रदेश की, चंबल। अब देखो ये मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियों का मतलब ड्रेनेज सिस्टम है, इसलिए रिवर के वजह से, इनके वजह से हम किसको क्या बोलते हैं सर? द हाउस ऑफ रिवर, नदियों का मायका। मध्य प्रदेश को किस नाम से भी जाना जाता है सर? नदियों का मायका के नाम से। हिल्स एंड प्लेट्यू मैंने आपको अभी बताया। अब प्लेट्यू मतलब सर मध्य प्रदेश कंप्लीटली पठारी है। क्यों? क्योंकि सर आपने देखा होगा, आपने वो सुना होगा, ज्योग्राफी जब स्टार्ट की होगी सर ने तो वो बताया होगा एक टेथिस सागर होता था, ठीक है? टेथिस सागर पे क्या हुआ? प्लेट बनी, ये प्लेट दो बन गई, यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना प्लेट। जब यूरेशियन प्लेट गोंडवाना प्लेट ऐसे पास में आई तो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। मेरी बात समझ में? मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का पार्ट है, और गोंडवाना लैंड के टकराने से हिमालय का निर्माण किया। मतलब सर हिमालय से भी पुराना है मध्य प्रदेश हमारा। बोलो बात समझ आ रही सर? तो मध्य प्रदेश कंप्लीटली क्या है? प्लेट्यू है, राइट? फिर क्लाइमेट, क्लाइमेट कैसा है सर? सब ट्रॉपिकल मानसूनी क्लाइमेट है। मेरी बात समझे? उष्ण कटिबंधीय मौसम, मानसूनी जलवायु, याद रहेगा? बोलो सीजन्स पढ़ेंगे हम मध्य प्रदेश में। टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ पे है, सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पे पाया जाता है। जब हम टेम्परेचर पढ़ रहे हैं तो हमको रेनफॉल अगर नहीं पढ़े तो इसे शास्त्रों में पाप कहा गया है। मेरी बात समझ में आ रही सर? इसका मतलब अगर रेनफॉल ज्यादा है इसका मतलब उस रीजन पे टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, ताप ज्यादा रहा होगा तो वहां का जो पानी है वो ऊपर जा करके प्रेसिपिटेट किया होगा। प्रेसिपिटेट किया होगा मतलब बादल बना होगा, कंडेंसेशन संघनन से बादल बने तो वो वापस से बारिश हुई। तो सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, कम कहाँ होती है, ये भी हमको पढ़ना है। चलेगा क्या? बोलो ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस मतलब प्राकृतिक। सॉइल्स, सॉइल्स कितनी कौन कौन सी पाई जाती है मध्य प्रदेश में सर? ब्लैक सॉइल पाई जाती है, मिक्स्ड सॉइल पाई जाती है मतलब रेड एंड ब्लैक का मिक्सचर, मिक्स सॉइल, लेटराइट सॉइल पाई जाती है, और सर रेड येलो सॉइल पाई जाती है। तो 4 प्रकार के क्या है मिट्टियां यहाँ पे पाई जाती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको सर? बोलो। तो ये सॉइल्स पढ़ेंगे। अब सॉइल्स पता चल गया हमको कि जो मृदा है वो कितने प्रकार की होती है, तो हमको पता चल जाएगा क्रॉप पैटर्न।
फसलें पता चल जाएगी। काली मिट्टी में ज्यादा कौन सा फसल कराया जाता है सर? गेहूं और कपास और सोयाबीन। और इसलिए सर मध्य प्रदेश में मालवा रीजन है जो सोयाबीन का प्रोडक्शन ज्यादा करता है, और इसलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहते हैं। अब मध्य प्रदेश में उज्जैन एक जगह है जहां पे सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। अब इस वजह से मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का राजकीय, क्या बोल रहे हैं सर, राजकीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां पे सर? उज्जैन। और नेशनल यानी राष्ट्रीय सोयाबीन रिसर्च सेंटर कहां है? इंदौर। गुड। क्या मेरी बात समझ में आ रही सर? व्हाट्स योर नेम? हाँ ठीक है, ओके, मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो यार। ठीक है, तो ये सब हमको पढ़ना है एक एक करके, यही क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिएगा आप। ठीक है, चलें आगे। मेजर क्रॉप्स, वाटर रिसोर्सेस। वाटर रिसोर्सेस, वाटर रिसोर्सेस के लिए मैं आपको एक जस्ट डेमो देना चाहता हूं, बात बताना चाहता हूं। जैसे आपने सुना होगा सर अलकनंदा, नाम सुना है? अलकनंदा रिवर, ठीक है, अलकनंदा। ठीक है, एक रिवर सुना होगा आपने सर भागीरथी, सुना है सर? गंगोत्री के गोमुख हिमानी से, है ना सर, भागीरथी। ये दोनों नदी निकली और एक जगह जाकर के मिल गई, इसको हम बोलते हैं सर देवप्रयाग। क्या बोलते हैं इसको हम सर? देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग से ये क्या कहलाने लगी सर? गंगा। क्या कहलाने लगी सर? गंगा। सर फिर एक नदी नीचे से आती है, इसका नाम है यमुना। यमुना आकर मिल गई सर कहाँ पे? प्रयागराज पे। कहाँ पे सर? प्रयागराज, जिसको हम पहले इलाहाबाद बोलते थे, राइट। अब क्या हुआ कि सर इस गंगा सिस्टम में देखोगे तो आपने यहाँ पे देखा होगा टिहरी डैम। कौन सा सर? टिहरी। और यमुना में कुछ नदी आती हैं जिसका नाम है चंबल सिंध का बेटा सोन। दिख रहा है सर? ये कोड है। तो ये कौन सी नदी हो गई सर? चंबल। सिंध मतलब काली सिंध कह सकते हो आप, ठीक है। और सर केन, बोलो, बेतवा, है ना सर? बेतवा, ठीक है ना सर। और ये कौन सी रिवर हो गई सर? सोन, ठीक है ना सर। अब चंबल पे कौन कौन से बहुउद्देशीय परियोजना है? जैसे आपने सुना होगा गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, है ना सर? बोलो, ठीक है, ये चंबल पे है ना। सोन से एक नदी निकली है जिसको हम बोलते हैं टोन्स, मतलब यहाँ पे ट्रिब्यूटरी है सर। कौन सी नदी सर? टोन्स। बोलो, पक्का? नर्मदा नदी पे भी कुछ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, जैसे आपने सुना होगा इंदिरा गांधी सागर, सुना है सर? ये सब सिस्टम मैं आपको पढ़ाऊंगा, रिवर सिस्टम पे, इरिगेशन पे, ठीक है। इसको बनाना है क्या? जरूरी नहीं है खास। अब आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जैसे मैं बोलता हूं आपको, जैसे अभी जो गंगा नदी निकल रही है इधर से उधर जा रही है, तो ये राइट ट्रिब्यूटरी होगी इधर साइड, तो ये क्या हो गई सर? राइट ट्रिब्यूटरीज। मैं बोलूंगा सर गंगा नदी की सर दाएं सहायक नदी कौन सी है? तो आप क्या बोलेंगे सर? चंबल सिंध का बेटा सोन। कोड मिला ना आपको सर? बोलो यार, कोड मिला कि नहीं? चंबल सिंध का बेटा सोन। चंबल सिंध का मतलब केन, बेटा मतलब बेतवा, और ये सोन हो गया राइट ट्रिब्यूटरी। बोलो यार। लेफ्ट ट्रिब्यूटरी में देखेंगे तो आप क्या मिलेगा सर? राम गोधरा गए क्यों, सुना है सर? रामगंगा लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हो गई है, रामगंगा। गोधरा मतलब गोमती, धरा मतलब घग्गर, ठीक है ना सर? गंडक, ऐसे इसको यहां पे कोसी करते हैं, ठीक है। और ये हो गई सर कौन सी नदी? गंडक। बोलो, पक्का? अब वेस्ट बंगाल के पास यहां पे भी एक प्रोजेक्ट बना है जिसको हम बोलते हैं फरक्का बैराज। क्या बोलते हैं इसको हम सर? फरक्का बैराज। आज तक ज्योग्राफी से क्वेश्चन यहीं से ज्यादा पूछा है सर, देख लो। हो गया? मेरी बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? राइट, टाइम हो गया क्या? है ना? हो तो गया, ठीक है। सो दिस इज द सिस्टम, गंगा का कंप्लीट सिस्टम। तो अब मैं आपसे पूछूंगा सर राइट ट्रिब्यूटरी क्या है, तो आप बताएंगे सर ये। मैं बोलूंगा सर लेफ्ट ट्रिब्यूटरी क्या है, ये, है ना सर? कौन सी ट्रिब्यूटरी पे कौन सी प्रोजेक्ट बनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये तो इंडियन पर्सपेक्टिव था, लेकिन सर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है सर? ये पर्सपेक्टिव हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के सिलेबस के लिए, ये इंपॉर्टेंट है सर। एंड सर चंबल इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ, यस, ठीक है, चलेगा? बोल दो हाँ। दिस इज द सिस्टम ऑफ स्टडी, ऐसे ही पढ़ने वाले हैं अपन, ठीक है, चलेगा? ठीक है। कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, परंपरागत और गैर परंपरागत, आपने सुना होगा नवीकरणीय
और अनवीकरणीय स्रोत, राइट। जैसे अभी मैं आपसे पूछूंगा कि परंपरागत स्रोत मतलब सर बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं, न्यू इनोवेशन नहीं हुआ। जैसे मैं बोलूंगा आपसे कि सर सौर ऊर्जा परंपरागत है कि गैर परंपरागत? हाँ, गैर परंपरागत। मेरी बात समझ में, इतना ट्रेंड में नहीं है। सिगड़ी जानते हो? सिगड़ी, सिगड़ी नहीं आती, लोहे का एक राउंड टेबल बनाते हैं, फिर उसमें कोयला, राइट। तंदूर, तंदूर सर ये तो समझ में आता होगा ना, है ना, कंडे जलाना, ठीक है ना सर, डीजल जलाना, राइट। जैसे आपने सुना होगा हाइड्रोथर्मल, हाइड्रोथर्मल सुना है सर? हाइड्रो मतलब वाटर और थर्मल मतलब टेम्परेचर। वाटर एंड टेम्परेचर से स्टीम निकलता है और उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। क्या मेरी बात समझ आई? हाइड्रो मतलब सर जल संसाधन से, बांध का पानी क्या करते हैं सर, टरबाइन में गिराया जाता है, टरबाइन घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी आती है ना सर। और थर्मल प्रोजेक्ट क्या होता है सर? कोयला जला करके टेम्परेचर लाते हैं, टेम्परेचर से इलेक्ट्रिसिटी आती है। बोलो। तो सर हाइड्रो परंपरागत है कि थर्मल परंपरागत है? थर्मल परंपरागत है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसी में डिसइंटीग्रेशन है सर, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ऐसे एनर्जी सोर्सेज जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते। जैसे कोयला एक बार जल गया तो क्या आप फिर से उससे आग जला सकते हो? नहीं, नॉन रिन्यूएबल। बोलो। रिन्यूएबल मतलब सर पानी गिर गया ऐसे तो पानी को बचा लो, फिर वापस ले आओ, फिर चलाओ। बोलो। सर विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, हवा तो चलते ही जा रही है, आप रिन्यू कर सकते हो उसको। मेरी बात समझ में आ रही है सर? परंपरागत, गैर परंपरागत, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड अर्बनाइजेशन, अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब सर किन क्षेत्रों पे आपको जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलती है? बोलो। जैसे एग्जैक्टली जहां पे फिजिकल रिसोर्सेज ज्यादा होंगे। शहरीकरण कहाँ पे ज्यादा होगा? डेफिनेटली मालवा रीजन। बोलो। जैसे इंदौर में ज्यादा है, एजुकेशन भी अच्छा है, हेल्थ भी अच्छा है, इंडस्ट्रीज मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज भी अच्छा है, तो लोग वहां पे आते हैं। क्या मेरी बात है ना सर? राइट। तो दिस इज द ज्योग्राफी। ओके, नाउ इसके बाद सिलेबस में रखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश। इंडियन पॉलिटी पढ़ ही रहे हो, है ना? बाय द वे दिस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। अब देखो सर, ये यहां से लेकर के यहां तक सर इंडियन पॉलिटी है। क्या है सर? भारत की राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, है ना सर। और यहां से लेकर के यहां तक इंपॉर्टेंट है एमपी की पॉलिटी। क्या है सर? एमपी पॉलिटी। दिस इज टोटली कॉन्सेप्ट, दिस इज टोटली फैक्ट, है ना सर। कौन से मुख्य न्यायाधीश चीफ मिनिस्टर बने, कौन से मुख्य इमरजेंसी के टाइम पे कौन से लोग मतलब मुख्यमंत्री बने, मतलब जिनके काल पे मुख्यमंत्री रहे, ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे था। मेरी बात सुने, प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, है ना, ये सब इसमें हम पढ़ने वाले हैं। दिस इज द इंडियन पॉलिटी सिलेबस। ओके, आपने सुना होगा जीडीपी के बारे में, राइट। इंडियन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। तो असल में इस जगह से कम क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। जैसे पहले ये 2 क्वेश्चन पूछते थे, मैक्स टू मैक्स 3 क्वेश्चन पूछते थे, है ना सर। पॉसिबिलिटी है कि सिलेबस थोड़ा सा क्या हुआ है, कंडेंस्ड हुआ है, तो पॉसिबिलिटी है कि इस बार 5 क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चंस कैसा होगा सर? फैक्चुअल होगा। मेरी बात समझ में? जैसे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ मध्य प्रदेश का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बोलो। बजट का क्वेश्चन देंगे, व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे, पिछले साल आपने क्या गुल खिलाए हैं आपके पैसे से, वो इकोनॉमिक सर्वे है। और आगे आप क्या करने वाले हो इस साल, अगले आने वाले साल में क्या करने वाले हो, दिस इज बजट। बोलो यार, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन मध्य प्रदेश, आईपीआर देखेंगे। ओडोप, आपने जीआई टैग सुना होगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट सुना है? जैसे चंबल की कालीन फेमस है, नहीं? जैसे बालाघाट का चिन्नौर चावल जीआई टैग है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, नो। जैसे आपने सुना होगा सिवनी का काली मुछ राइस, जीआई टैग, इसके बारे में हम पढ़ना है। तो ये सब फैक्ट्स हैं, ये अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इकोनॉमी 8वां बोलता है, 10वां बोलता है, क्या बोलता है सर? ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश, अभी बताया ना मैंने आपको सर। सो ये थोड़ा बड़ा यूनिट रहने वाला है और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल यूनिट भी रहने वाला है। जैसे मैं बोलूंगा सर कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ट्राइब कौन सी है, डेफिनेटली कौन सी है? भील, राइट। पता है कि नहीं पता है? और अगर मैं आपसे बोलूंगा कि मध्य प्रदेश में पीवीटी
अ पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइब, लिख लीजिए सर मार्जिन पे, मध्य प्रदेश की पीवीटी, अति विशेष पहाड़ी जनजाति, पिछड़ी जनजाति, अति विशेष पिछड़ी जनजाति लिखना है, बैगा, सहरिया और भारिया, याद रहेगा, पीवीटी, बैगा, सहरिया और भारिया, बैगा, सहरिया और भारिया, चलेगा, पक्का। सर हमारा जो मतलब मध्य प्रदेश का टोटल, भारिया भारिया, ठीक है, टोटल जो है वो 7 26 809 पॉपुलेशन है, जनसंख्या, मेरी बात समझ में नहीं सर, 7 करोड़ 26 लाख है ना सर, मेरी बात समझ में, इतना पॉपुलेशन है, जिसमें सर 21.1% कौन है सर, पता आपको, ट्राइब्स है, मेरी बात समझ में आ रही है सर, ओके, 21%, मध्य प्रदेश, मैं बोल रहा हूं मध्य प्रदेश का पर्सपेक्टिव, राइट, चलेगा, मतलब टोटल पॉपुलेशन में 21% ट्राइब्स है, राइट, ओके, याद रहेगा। अब 21.1% ट्राइब्स हैं, तो मैंने क्या बताया सर, पीवीटी, पीवीटी कितनी है सर, 3, वैसे मध्य प्रदेश में 7 पीवीटी की कर दी गई हैं, मेन कौन कौन सी है सर, 3, कौन कौन सी बताई मैंने सर, सहरिया, भारिया और बैगा, चलेगा, ये सब हम लोगों को पढ़ना है। सो दिस इज ऑल टोटल अबाउट डेफिनेटली मध्य प्रदेश सिलेबस एमपी का, ठीक है। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे अपना पढ़ाई, राइट। फैक्ट बहुत होने वाले हैं, 4-5 मैं आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, थोड़ी सी समझ विकसित करूंगा, तब मैं तो तुमको प्रदेश का भौतिक विभाजन लेके जाऊंगा, तब तो मैं तुमको डिस्ट्रिक्ट बताऊंगा कि सर बघेलखंड में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, मालवा में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है ना, डिविजन्स क्या होते हैं, ये तब मैं ले जाऊंगा ना। तो 4-5 दिन में आपको सिर्फ बेसिक्स पढ़ाऊंगा, चलेगा क्या, बोलो। फिर अपन यूनिट वाइज पढ़ने की कोशिश करेंगे एंड सम इनकॉर्पोरेटेड पढ़ेंगे, कभी यूनिट वाइज पढ़ेंगे और कभी हम फैक्चुअल वाइज पढ़ेंगे, जस्ट क्योंकि हमारे लिए अभी 16 फरवरी इंपॉर्टेंट है, वैलेंटाइन डे के 2 दिन बाद, ठीक है। चलो, थैंक यू, मिलते हैं कल।